नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे कि चैप्टर 6 के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है, चैप्टर 6 का नाम रेखाएं और कोण है, यानी कि इसमें रेखाओं और कोण का हम अध्ययन करेंगे। इसे हम इंग्लिश में लाइन्स एंड एंगल्स कह के पुकार सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानते हैं कि रेखाखंड क्या है। रेखाखंड से पहले एक चीज और हम जान लेते हैं कि रेखा क्या है। रेखा समतल पे एक सीधी लाइन को हम रेखा कहते हैं, लेकिन रेखा में एक खास चीजें ये जाननी है कि इस लाइन में दोनों तरफ ऐसे हम एरो लगा देते हैं। इस एरो का क्या मतलब होता है? इस एरो का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये एरो इधर भी ऐसे बढ़ता चला जा रहा है और इधर भी ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। मान लीजिए इस रेखा का नाम ए बी है और इसको संकेत के द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं, ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसे ऐसे कर देंगे तो इसे कोई भी जान जाएगा कि ए बी क्या है, एक रेखा है, नॉट रेखाखंड। रेखाखंड नहीं है। रेखा को हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए ये कोई रेखा है और इसका नाम सी डी है। इसे अगर हमें लिखना है तो हम सी डी और इसके ऊपर ऐसे कर देंगे तो सी डी एक रेखा है। यानी कि रेखा वो होता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे हम इस रेखा का ए को अंत बिंदु नहीं कह सकते हैं, बी को अंत बिंदु नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी को चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है, ए को चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है रेखाखंड की। इसी रेखा में से छोटा सा टुकड़ा, यहां से इतना टुकड़ा अगर हम काट लें और यहाँ पे हमने रख दिया और इस टुकड़े का नाम हम रख दें सी डी, तो ये सी डी हो गया। रेखाखंड को ऐसे करते हैं बीच में, ठीक है, ये ऐसे रोक देते हैं। यानी रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, यानी सी के आगे ये नहीं जा सकता और डी के आगे ये नहीं जा सकता। तो यही आपका क्या कहलाता है? रेखाखंड। इसको कैसे आप करेंगे? इसको हम ऐसे व्यक्त करेंगे। यही आपका रेखाखंड, रेखा का एक छोटा सा भाग होता है जिसके कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। ये आपका रेखाखंड हो जाता है। किरण बच्चों, किरण आप जानते ही हैं, प्रकाश का किरण रे ऐसे बनाया जाता है ना। जैसे आपने सूर्य का कभी चित्र बनाया होगा ऐसे, तो सूर्य का ऐसे ऐसे बनाते हैं आप, ऐसे सूर्य बनाते हैं ना। तो देखिए इसमें एक ही तरफ एरो लगाते हैं। एरो लगाने का मतलब अब समझ लीजिए कि इसका केवल कितना अंत बिंदु होता है? एक अंत बिंदु होता है। यानी कि एक तरफ से तो यह बढ़ता चला जाएगा लेकिन एक तरफ बढ़ेगा नहीं। तो किरण का कितना अंत बिंदु होता है? एक बिंदु, एक अंत बिंदु होता है। तो ये आपका किरण कहलाता है। अब संरेख बिंदु की बात आती है दोस्तों। किसी रेखा पे तीन अथवा तीन से अधिक बिंदु अगर स्थित हों तो वो क्या कहलाता है? संरेख बिंदु कहलाता है। अन्यथा वो क्या कहलाएगा? असंरेख बिंदु कहलाएगा। जैसे मैं ये तीन बिंदु ले लूं तो एक रेखा ये बन गया, तो इस रेखा पे कितने बिंदु ये आ गए? ये दोनों बिंदु आ गए, लेकिन ये तीसरा बिंदु नहीं आया। तीसरा बिंदु इस रेखा के कहां पे है? बाहर है। तो ये तीनों, ये त्रिभुज के जो तीनों बिंदु हैं ये कैसे बिंदु हैं? ये असंरेख बिंदु हैं। ठीक है, अगर अगर ये मान लीजिए तीन बिंदु हैं, इस बिंदु को हम धीरे धीरे कहाँ ले आए? ऐसे ले आए। ये धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, इस रेखा पे पहुंच गया ये बिंदु। तो अब ये तीनों बिंदु क्या हो गए बच्चों? हमारे ये संरेख बिंदु हमारे हो गए। तो आप क्या कह सकते हो कि यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा क्या कहलाते हैं? असंरेख। मतलब एक ही रेखा पे ना स्थित हो तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कोण क्या होता है। कोण को ऐसे प्रभावित कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये कोई बिंदु ले लिया और इस बिंदु से दो किरणें चली जाएं। इसी बिंदु से, इस एक ही बिंदु से एक किरण यहां चली गई, एक किरण इधर चली गई, तो ये इन दोनों के बीच का जो भाग होता है यही क्या कहलाता है बच्चों? कोण कहलाता है। अच्छा, ये जो दोनों किरणें गई हैं, ये दोनों किरणें इस कोण की क्या कहलाती हैं? भुजाएं कहलाती हैं। ये आपकी पहली भुजा हो जाएगी और ये दूसरी भुजा हो जाएगी। और ये जो बिंदु है, ये आपकी जो बिंदु है, ये इस बिंदु को, इस कॉमन बिंदु कैसे हुआ? ये इस किरण का भी अंत बिंदु का काम कर रहा है और इस किरण का भी अंत बिंदु का काम कर रहा है। तो इस बिंदु को आप क्या कहते हो? शीर्ष कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? शीर्ष कहते हो। तो हमें क्या कह सकते हैं कि जब दो किरणें, जब ये देखिए दो किरणें एक ही अंत बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए कोई अंत बिंदु है बी, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से क्या होती हैं? प्रारंभ होती हैं, तो बच्चों कितना कोण बनता है? एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली ये जो दोनों किरणें हैं ये क्या कहलाती हैं? भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? भुजाएं कहलाती हैं। और ये जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, उभयनिष्ठ अंत बिंदु का मतलब ये इस रेखा का भी बिंदु है और इस रेखा का भी बिंदु है, तो इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं।
ठीक है, भुजाएं भी इसी में भी आ गई, कोण और भुजाएं। शीर्ष भी इसी में हमने बता दिया कि इसी को शीर्ष कहते हैं, ये जो कॉमन बिंदु होता है इन। अब कोणों के प्रकार देखते हैं दोस्तों, कोणों के प्रकार। तो दोस्तों ये कोणों का प्रकार हमने लिख दिया है। इसके बारे में आप सभी भली बात जानते भी होंगे कि ये कोण आप पिछले क्लासेस में इन सब कोणों को आपने पढ़ लिया है। जैसे देखिए ये हमने न्यून कोण लिखा है। न्यून कोण क्या होता है दोस्तों? ऐसा कोण, मान लीजिए कोण को हम प्रदर्शित करते हैं यक्ष से। न्यून कोण वो कहलाता है जो 0 से हमेशा बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, 90 अंश से छोटा होता है। सम कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो कितने डिग्री का हो, कितने अंश का हो? 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है। अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 से तो ज्यादा हो, ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 अंश से कम हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। ऋज कोण किसे कहते हैं? जो पूरे पार 180 अंश का हो। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण दोस्तों उसे कहते हैं जो 180 से तो ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। इसको हम यहाँ पे बना के भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ये आपने एक लाइन खींचा और कुछ ऐसा बने, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका न्यून कोण कुछ इस टाइप का बनेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ तक भी जा सकता है ऐसे, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, नहीं तो ये कितने 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये आपका समकोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण। समकोण कुछ आपको ऐसे होता है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप पहचान जाएं। अच्छा, अब बताइए 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम क्या कहलाता है? आपका अधिक कोण कहलाता है। तो 90 से ज्यादा मतलब ये जो दूसरी रेखा होनी चाहिए लगभग इधर होनी चाहिए कहीं, तो ये आपका 90 से ज्यादा का कुछ ऐसे बनता है। ये आपका क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है। रिज कोण आपका 180 अंश का सीधे ऐसे बनता है, ये वाला कोण। ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? ये आपका कहलाएगा रिज कोण। ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है प्रतिवर्ती कोण। तो ये आपका बाहर से ऐसे कोण बनता है। ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा कि ये 180 से तो ज्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। ठीक है। ये आपका कुछ प्रतिवर्ती कोण ऐसा होता है। इस टाइप के कोण होते हैं। ये सब पिछली कक्षाओं में हम पढ़ भी चुके हैं। आइए देखते हैं कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। इसके पहले कुछ चीजें यहाँ और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 90 अंश का कोण बन रहा है लेकिन इसके बीच में कोई एक और लाइन यहाँ पे हो जाए। मान लीजिए ये आपका 30 है, ये आपका 30 डिग्री है और ये पूरा आपका कितना है? 60 है। लेकिन दोनों मिला अगर इस 30 को और इस 60 को जोड़ दो तो कितना बन रहा है? 90। यानी कि यदि दो कोणों का योग, कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए बच्चों, तो इसे आप किस नाम से जानेंगे? इसे आप जानेंगे पूरक कोण नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बच्चों? पूरक कोण नाम से जानेंगे। अच्छा, अब ये आपका कौन सा कोण है? ये आपका 180 का है, आपको पता है। लेकिन अगर इस पे एक और कोई बीच में रेखा चली जाए और मान लो यहाँ पे आपका ये 30 बन जाए और ये आपका कितना बन जाए? 150 दो भाग में। इस 150 और इस 30 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 180 अंश। तो इसी प्रकार एक और परिभाषा बन जाएगा कि यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा, पहला और दूसरा। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं और ये दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल और इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आगे बढ़ते, यहाँ पे एक बात हम और करेंगे। इस ये नाम कभी कभी आपके एक्सरसाइज जब हम लोग लगाएंगे तो आएगा। आसन्न कोण किसे कहते हैं? ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये कोई कोण बना हुआ है, यहाँ पे ये आपके पास कोई कोण यहाँ पे बना है। इस कोण का नाम है बी। बीच में कोई लाइन इस दो कोणों को दो भागों में बांट रही है दोस्तों। ठीक है। ये तो ये जो दोनों कोण हैं, इधर वाला कोण ये और इधर वाला कोण ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। आसन्न कोण क्यों कहलाएंगे? आसन्न कोण की डेफिनेशन ये होती है कि यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो ये देखिए ये जो शीर्ष है बच्चों, ये जो बी शीर्ष है ये इस रेखा का भी शीर्ष है,
इस रेखा का भी शीर्ष है, इस रेखा का भी शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये बताइए इस कोण का और इस कोण का एक उभयनिष्ठ भुजा है, ये जो हमने, ये जो भुजा है, ये जो बीचों बीच में है, ये भुजा इस कोण के लिए भी काम कर रहा है और इस कोण के लिए भी काम कर रहा है। तो आसन्न कोण के लिए एक देखिए हमारे पास कॉमन बिंदु ही है और एक कॉमन भुजाएं भी हैं। तो इसी सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होती है तो उन कोणों को हम क्या, कौन सा कोण कह देते हैं? आसन्न कोण कह देते हैं। ठीक है। और बाकी जो दो भुजाएं हैं वो, ये देखिए, ये एक भुजा यहाँ पे है, तो भुजा यहाँ पे है, वो जो हमारी कॉमन भुजा है उसके विपरीत ओर होना चाहिए। देखिए इधर ये है और इधर ये है, बाकी जो दोनों भुजाएं हैं वो विपरीत इधर उधर होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों इधर ही नहीं होनी चाहिए। ये आसन्न कोण आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं कोणों का रैखिक युग्म, इसे समझते हैं। अभी जस्ट हमने एक टॉपिक पे यहाँ पे चर्चा की है। हमने कहा था यहाँ पे एक आसन्न कोण की बात की थी। ऐसे ये B है, यहाँ पे A हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ये दोनों कोण आपके क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं बच्चों। यदि हम इस AB रेखा को धीरे धीरे ऐसे करें, मतलब इधर ले जाएं, इधर ले जाएं, इधर ले जाएं और ऐसी स्थिति आ जाए कि ऐसे हो जाए, ये A वाला यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब कैसे हो जाए? इस प्रकार से हो जाए। A B यहाँ पे था ही, ये C और D आपका इधर है ही है, और ये दोनों कोण ऐसे हो गए। अब तो इस स्थिति में जब AB और BC एक सीधी लाइन में हो जाए, यानी ABC एक रेखा बन जाए, तो ये दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? कहेंगे कोणों का रैखिक युग्म। यानी एक रेखा पे, देखिए रैखिक मतलब एक रेखा पे, कोणों का युग्म का मतलब कोणों का जोड़ा, यानी दो कोण हों एक रेखा पे, कितने कोण हों? दो कोण हों। ये रैखिक युग्म नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो इसे ही हम कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे। किस? इसको देखिए, एंगल ABD, इस एंगल को, एंगल ABD आपका ये एंगल है, और एंगल DBC, एंगल DBC आपका कौन सा एंगल है बताइए? ये वाला है, ये DBC। इसको हम क्या कहेंगे? कोणों का एक रैखिक युग्म कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इसको देखते हैं बच्चों। शीर्षाभिमुख कोण में दो रेखाएं होती हैं और दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, कट करती हैं। मान लीजिए ये रेखा एक है AB और दूसरी रेखा है हमारी CD, और ये बिंदु O पे कट करती हैं, मान लीजिए। तो यही आपका क्या बनता है? शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। अब बात आती है कितने शीर्षाभिमुख कोण? तो दो शीर्षाभिमुख कोण के युग्म बनते हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण मतलब इस शीर्ष के आमने सामने, शीर्षाभिमुख नाम है ये, देखिए इस नाम से ही पता है शीर्षाभिमुख। शीर्ष मतलब शीर्ष, भिमुख मतलब के आमने सामने, यानी शीर्षों के आमने सामने। तो ये आपका शीर्ष है, इसके आमने सामने ये एक शीर्षाभिमुख कोण हो गया, एक युग्म हो गया, और ये आपका दूसरा युग्म हो गया, दो जोड़े बन जाते हैं। ये एक पहला शीर्षाभिमुख कोण और ये दूसरा शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि AB और CD को परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने पे बनते हैं क्या? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। पहला जोड़ा हमारा क्या है? एंगल AOD और एंगल COB, ये वाला, ये वाला, ये वाला। दूसरा जोड़ा हमारा क्या है? एंगल AOC और एंगल DOB। ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कुछ बातों को और जान लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और एक अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। मान लीजिए आपके पास ये बड़ा सा, आपके पास एक, जैसे मैं इस पे लिख रहा हूं ऐसे आपके पास कॉपी है, और आपको दो रेखाएं दे दी जाएं। एक रेखा मान लीजिए PQ है, एक रेखा आपके पास क्या है? PQ, और एक रेखा आपके पास क्या है? RS है। ठीक है। इन दोनों को रेखाओं को कहा जाए, आप खींचिए अपने कॉपी में, तो आप दो प्रकार से खींच सकते हो। एक तो आप ऐसे खींच सकते हो कि दोनों एक दूसरे को कट करें, और एक आप ऐसे खींच सकते हो कि दोनों एक दूसरे को कभी कट ना करें। ठीक है। ये आपका PQ रेखा और ये आपका RS, और ये आपका PQ और ये RS, दो प्रकार से हमने रेखाओं को खींच दिया। ये हमने दिया था जो, तो बेटा ये जो कट करता है इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं।
और जो कट नहीं करता है, जो कभी कट ना करे, समांतर, बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान हो, तो इन्हें क्या करते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, और इनका एक और नाम है समांतर रेखाएं। ठीक है, ये होती हैं प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आते हैं जो मूलभूत आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, उस पे आते हैं। ये पहला अवगृहित दिया गया है आप में कि यदि एक किरण, बच्चों कलर हम दूसरा ले लेते हैं, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ये कोई रेखा है, रेखा ए बी है, इस पे कह रहा है दोस्तों एक किरण इस रेखा पे क्या हो, खड़ी हो। अच्छा, इस पे 180 अंश का कोण बनता है, ये भी आप सभी जानते हो। अब यहाँ पे हम कोई एक किरण चाहे जैसे आप खड़ा कर दो, एक किरण इसी रेखा पे, ये किरण मान लीजिए है डी, ठीक है। तो जो दो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का, ये आसन्न कोण हमारे हो गए। कैसे आसन्न कोण हुए, देखिए ये जो शीर्ष है बच्चों, ये शीर्ष मान लीजिए सी है, तो ये कॉमन शीर्ष है, और ये जो भुजा है इन दोनों कोणों का कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसीलिए दोनों आसन्न कोण हैं। और दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा। जब पूरा ये 180 था तो इसको और इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 अंश होगा। इसी के लिए इसको अपगृहित कहा गया है। अपगृहित का मतलब वो बात हमेशा सत्य होती है, असत्य नहीं होती है, प्रूव करने की जरूरत हमें नहीं है। और इसी बात को हमने ऊपर भी चर्चा में लिया था। ठीक है, ये चीजें होती हैं। आसन्न कोण तमाम आप बना सकते हो ऐसे करके, मान लीजिए ये 80 है, ये 60 है, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। ये सब ऐसे आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, अब 180 वाला आप जैसे मान लीजिए ये कोई 180 का है, आपने ऐसे खींच दिया, इधर मान लीजिए आपका 55 है, ये मान लीजिए 125 है, दोनों को जोड़ोगे 180 आ जाएगा। ये भी आपका इसी अवगृहित का क्या है, उदाहरण है बच्चों। अगले पे चलते हैं। अगला क्या अपगृहित आपका कह रहा है, अगला कह रहा है विलोमतः, उसी का विलोम जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी का विलोम, कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाती हैं, एक रेखा बनाती हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए दो आसन्न कोण हमारे पास हैं, एक इधर और एक इधर, इनका योग 180 अंश कब होगा, जब ये एक सीधी रेखा पे गिरेंगी। ठीक है, मान लीजिए वही 25 वाला, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका 55 और यहाँ पे आपका 125। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो क्या बनाती हैं, उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाती हैं, एक रेखा बनाती हैं दोस्तों। ठीक है, इन गुणों को मिलाकर रैखिक युग्म अपगृहित कहते हैं। ये चीजें हो गई, कुछ था नहीं ऊपर इसलिए ज्यादा डिस्कशन किया नहीं मैंने, क्योंकि ऊपर इनके बारे में डिस्कशन हो ही चुका है। ये एक प्रमेय दिया गया है, इस प्रमेय को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऐसे ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। रैखिक, एक रैखिक युग्म यहाँ है और एक शीर्षाभिमुख युग्म यहाँ है। तो अब ये कह रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो जो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि मान लो ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश। मान लो ये 50 अंश है तो ये भी कितना होगा, 50 अंश होगा। ठीक है, ऐसा ये कह रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये बात सत्य है, और सत्य है तो किस प्रकार से सत्य है। तो दोस्तों पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए हमने मान लिया है, यहाँ पे लिखा है माना ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। ये हम आपके सामने दो रेखाएं रख रहे हैं। ये आपकी ए बी रेखा हो गई और ये आपकी सी डी रेखा हो गई जो आपकी ओ पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बिंदु ओ पे। तो हमारे पास दो शीर्षाभिमुख युग्म प्राप्त होंगे। एक एंगल एओसी, ये जो एंगल एओसी है ये प्राप्त होगा, और बीओडी, ये वह बीओडी, ये पहला युग्म हो गया। दूसरा युग्म एंगल एओडी, एंगल एओडी ये आपका हो गया, और एंगल बीओसी आपका ये हो गया। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख युग्म प्राप्त होंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों युग्म आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों कोण और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल एओसी बराबर एंगल बीओडी और एंगल एओडी
बराबर है एंगल बी ओ सी के, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम देखते हैं कुछ, देखिए इधर इसको हम अभी मिटा दिए इतना। अब इसको ध्यान से देखिए, ये इस सीडी रेखा को देखिए, ये जो आपकी सीडी रेखा है इसको देखिए और इस ओए को देखिए। तो देखिए ये जो ओए है इस सीडी पे क्या है, एक खड़ी रेखा है। तो इन दोनों कोणों का ये जो ये दोनों कोण हैं, इनका योग क्या होगा बच्चों, 180 अंश होगा। इसको हमने अभी ये पीछे देखिए अवगृहित में पढ़ा है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि किरण, जो किरण हमारी ओ ए है, ये जो खड़ी है, ये जो ओ ए है, ये वाली, ये ओ ए जो है वो रेखा सी डी पर खड़ी है, रेखा सी डी पर खड़ी है। तो इसलिए अतः एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 अंश। इसी प्रकार अगर हम अब इस रेखा की बात करें, इस वाले रेखा की बात करें, तो देखिए ये डीओ खड़ी है इस पे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी बराबर 180 अंश। इसी प्रकार, अच्छा इसको हमने लिखा कहां से, रैखिक युग्म अग्रहित से, रैखिक युग्म अवगृहित जो हमने अभी ऊपर चर्चा किया है उससे हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार हम लिख रहे हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 अंश। ये आपका समीकरण फर्स्ट और ये आपका समीकरण सेकेंड। अब इस चित्र को जरा हम अच्छे से फिर से बना देते हैं, समझाने में थोड़ा माहौल इसका बिगड़ गया। ये आपका इस प्रकार का कुछ चित्र था। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा फर्स्ट सेकंड को ध्यान से देखिए, तो देखिए इधर भी 180 अंश है और इधर भी 180 अंश है। तो दायां पक्ष अगर बराबर है तो ये दोनों बायां पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। ए ओ डी कैंसिल हो जाएगा, आपका एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी के। ये देखिए एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी के। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी प्रकार आप इन दोनों एंगल को भी बराबर दिखा सकते हो, ठीक है। एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। इसी प्रकार एंगल क्या है आपका, ए ओ डी बराबर बी ओ सी, ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। इसी प्रकार आप प्रूव कर सकते हो इसे भी। आगे बढ़ते हैं अपगृहित 3 पे। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखिए इस चीजों को देखते हैं, यहाँ पे जो हमने नोट किया है, हमने लिखा है बच्चों कि वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे आपके सामने दो रेखा बना रहे हैं, ये हमने एक रेखा बना दिया और एक रेखा हमने ये बना दिया, ठीक है। इस रेखा का नाम मान लीजिए यम है और इस रेखा का नाम मान लीजिए यन है, ठीक है। और वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपके पास दो रेखाएं हो गई। अब वह रेखा मतलब एक तीसरी रेखा इसको क्या करती है, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी इस रेखा को इस बिंदु पे और इस रेखा को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जिस पे प्रतिच्छेद करती है इसका नाम है P और यहाँ पे जहां प्रतिच्छेद करती है इसका नाम है आपका Q। और इस रेखा का भी आप कुछ नामकरण कर सकते हैं। ये रेखा मान लीजिए आपका क्या है, यल है। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको मैंने इसीलिए लिखा है। ये जो तीसरी रेखा आपकी कहलाएगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, कट करे। तो देखिए यही वाली जो रेखा है
जो इसको भी कट कर रही है और इसको भी कट कर रही है। तो जो दोनों को कट करेगी वही आपकी क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। अब इसमें कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। कुछ चीजें क्या निकल के आ रही हैं, जैसे इसमें कुछ कोण बन रहे हैं। एक कोण यहाँ पे बन रहा है तो इसको कोण 1 नाम दे देते हैं। एक कोण यहाँ पे कोण 2 नाम दे दिया। एक कोण यहाँ पे इसका नाम कोण 3 दे दिया। एक कोण यहाँ पे कोण 4 हो गया। ये आपका 5वां कोण हो गया। ये आपका 6वां कोण हो गया। ये आपका 7वां कोण हो गया और ये आपका 8वां कोण हो गया। इतने कोण इसमें आपके बनेंगे। अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो टोटल कितने कोण बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं। अब इन कोणों का कुछ नाम है तो उसी नाम को अब हम बताने जा रहे हैं। जैसे हमने पहला नाम यहाँ पे लिखा है बच्चों, बाह्य कोण किसे कहते हैं, ठीक है। बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण का मतलब ये देखिए, ये जो आपकी रेखा यम है और ये जो आपकी रेखा यन है दोस्तों, इसके इधर जो जो एंगल बन रहे हैं, इसके इधर जो जो एंगल बन रहे हैं, मतलब इसके बाहर जो एंगल बन रहे हैं, बाहर मतलब किधर हुआ, बाहर मतलब इस तरफ हुआ जो एंगल बन रहे हैं, इस रेखा के इस तरफ जो एंगल बन रहा है उसी को क्या कहेंगे हम, बाह्य कोण कहेंगे। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य कोण का मतलब जो बाहर की तरफ बन रहा है। बाहर कौन कौन सा कोण बन रहा है, कोण 1, कोण 2, कोण 8 और कोण 7। ये आपके क्या हो गए, बाह्य कोण हो गए, ठीक है। तो बाह्य कोण में आप क्या लिख सकते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। ये आपके क्या हो गए, चारों बाह्य कोण हो गए दोस्तों। अब अंतःकोण, अंतःकोण को भी अब आप तुरंत बता सकते हो। ये जो आपकी रेखा यम है, ये जो आपकी रेखा यन है, अभी तक हमने इसके बाहर वाले को बाह्य कोण कहा है। अब बाहर नहीं लेंगे, इसके अंदर लेंगे। जो अंदर का कोण हो गया वो अंतःकोण हो गया। तो कौन कौन सा कोण हो गया आपके पास, कोण 4, कोण 3, कोण 5 और कोण 6। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये आपके क्या हो गए बच्चों, अंतःकोण हो गए, ठीक है। अब बारी आती है संगत कोण की, कि संगत कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो संगत कोण को आप सभी ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, ये रेखा आपका क्या है, यम है बच्चों। अगर इस रेखा वाला हम 1 का कोण लेंगे, यानी इसका अगर बाह्य कोण लेंगे, तो इस रेखा पे यन पे हम यही बाहर सॉरी अंदर कोण ले लेंगे, अंदर का ले लेंगे। यानी फिर से इसको समझिएगा, ये जो यम रेखा है और ये जो यन रेखा है, तो अब इसी लाइन के इसी तरफ देखना है हमें, अभी इसी तरफ देखना है। तो अगर हम इस यम के जस्ट बाहर वाला कोण लेंगे तो यन पे हम जस्ट अंदर वाला कोण लेंगे, यही आपका संगत कोण कहलाएगा। यानी कि पहला हमारा संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 1 और कोण 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अब अगर हम यम का अंदर वाला लेंगे तो ये जो यन रेखा है इसका तुरंत बाहर वाला लेंगे, यानी कोण 4 और कोण 8 हो जाएगा, है ना। तो दूसरा हो जाएगा वो कोण 4 और कोण 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अब इधर आ जाइए, इस पे इधर के अगर हम बाहर ले लेंगे तो तुरंत इस लाइन पे हम अंदर वाला कोण ले लेंगे, यानी कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6, ये आपका संगत कोण हो गया। इसी प्रकार अब अगर हम इसका अंदर का ले लेंगे तो इसका तुरंत बाहर का ले लेंगे, यानी कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7, ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, संगत कोण हो जाएंगे। इसे भी आप सभी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण मतलब, तो पहले बच्चों ये देखिए कि अंतः मतलब लिखा है कि अंदर के कोण को देखना है, एकांतर मतलब ऐसे देखिए, अंतः मतलब अंदर, एकांतर मतलब जैसे देखिए अंदर का पार्ट आपका कहाँ पे है, ये इतना अंदर का पार्ट है, ये चारों कोण, ये 2 कोण और ये 2 कोण अंतःकोण है। तो अंतःकोण पे हमें नजर डालना है, यानी 4, 5 और 3 और 6 को देखना है। और एकांतर मतलब बच्चों ये हुआ कि जैसे अंदर वाले को आप 4 लो तो ये जो रेखा है, तो 4 के तुरंत आप इस रेखा के यहाँ पे देखोगे, यानी 4 और 6 आपके एकांतर अंतःकोण हैं और 3 और 5 एकांतर अंतःकोण है। यानी इस रेखा के अगर इस साइड का लोगे तो आपको इस साइड लेना है और इसको लोगे तो उधर उस साइड लेना है, यही आपका एकांतर अंतःकोण कहलाएगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 6। 4 को लेंगे तो तुरंत आपको क्या लोगे, 6 को लोगे। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 5।
एकांतर अंतः कोण हो गया। अब तुरंत इससे आप बाह्यता मुझे बता सकते हो। एकांतर बाह्यता कोण, बाह्यता मतलब अब केवल बाहर आपको देखना है, यानी कि ये कोण 8 और 7 को देखना है, 1 और 2 को देखना है। अब बताइए, अगर आप 8 को लोगे तो तुरंत किसको ले लोगे, 2 को, उधर वाले को लोगे। 7 को लोगे तो 1 को ले लोगे। ये एकांतर बाह्य कोण हो गए, यानी कि एंगल 1 और एंगल 7। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 8। ये आपके एकांतर बाह्यता कोण बच्चों हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोण क्या कहलाएंगे, तो तिर्यक रेखा, ये देखिए ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये इसके एक ही ओर के अंतः कोण मतलब इसको देखना है। एक ही ओर मतलब एक ही ओर कितने अंतः कोण है, 2, कौन कौन से, 4 और 5। एक ही ओर कितने अंतः कोण है इधर, 3 और 6। तो ये एक ही ओर के अंतः कोण हो जाएंगे। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 5, और दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 6। ये आपके एक ही ओर के अंतः कोण हो जाएंगे मित्रों। ऐसे बाह्यता कोण तिर्यक एंगल के एक ही ओर के कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 8, 2 और 7। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने अपगृहित 3 पे चलते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे मान लीजिए ये समांतर रेखा यम है और ये एन है, इसको एक तिर्यक रेखा आपका काट रहा है यल, तो ये कोण 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां, छठा, ये 7वां और ये 8वां। तो इसके संगत कोण, प्रत्येक संगत कोणों का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होता है। तो संगत कोणों का युग्म अभी ऊपर हमने चर्चा किया है, कौन कौन से होते हैं, 1 और 5। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर होगा। इसका अंदर का 4 ले लेंगे तो इसका बाहर का ले लेंगे, यानी एंगल 4 और एंगल 8 आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार इधर 2 और 1 बराबर होगा, सॉरी 2 और 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा। इसी प्रकार 3 और 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा। यही ये कह रहा है कि अगर तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसको अभी हम परिमेय में प्रूव भी करेंगे। अपगृहित 4 कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार कट करे, इस प्रकार कट करे, ये मान लीजिए ये मेन रेखा है और ये रेखा है, कि इसका संगत कोण बराबर हो, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो, एंगल 4 बराबर एंगल 8 हो, एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो और एंगल 3 बराबर एंगल 7 हो। यानी ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये आपका हाँ ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, 2 आपका 6 के बराबर हो, 3 आपका 7 के बराबर हो। तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जो हमने ऊपर ये वाला अपगृहित पढ़ा है, इसका जस्ट ये क्या है, विलोम है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसको प्रमेय के रूप में हम लोग सिद्ध करेंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब इसमें एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है कह रहा है। एकांतर अंतः कोण याद होगा आपको, ऐसे दो रेखाएं होती थी, यल यम और यन। एकांतर अंतः कोण आपका क्या है, ये आपके एकांतर, ये कोण ये देखिए हम लिख दे रहे हैं 1 2, तो ये 1 2 आपका क्या है, एकांतर अंतः कोण। 3 4, तो ये एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, एकांतर अंतः कोण। तो ये कह रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के होगा। ये इस प्रमेय में कहा गया है। तो चलिए इसको प्रूव करके हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है, कैसे सिद्ध होता है। देखिए हमने लिखा है, एक तिर्यक रेखा पी एस रेखाओं ए बी और सी डी को क्रमशः बिंदुओं क्यू और आर पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि बी क्यू आर बराबर क्यू आर सी। यहां पे हम जो लिखा है हमने वो बना देते हैं, ए बी और यहां पे आपका सीधी रेखा है, पी एस इसे कट करती है, पी यस कहां कहां पे बच्चों, क्यू पे और इसको आर पे, और इसको हमने बराबर मान के चला है बी क्यू आर सी। बी क्यू आर आपका ये है, ये एंगल, और क्यू आर सी आपका कौन सा एंगल है, क्यू आर सी ये वाला एंगल है। इस एंगल को हम बराबर मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए
एंगल बी क्यू आर बराबर एंगल पी क्यू ए हम लिख रहे हैं। एंगल बी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। क्यों? इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ये चित्र इस प्रकार से कुछ बना है तो इस एंगल को हम बराबर दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, हमने ऊपर सिद्ध किया है। तो आप रीजन में लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, बट परंतु एंगल बी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर सी, ये तो दिया है, यहाँ पे हमने मान के रखा है। तो देखिए बी क्यू आर यहाँ भी है, तो इसलिए दायां पक्ष भी बराबर हो गया, यानी कि एंगल पी क्यू ए बराबर एंगल क्यू आर सी होगा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बट ये एंगल क्या है? हमारे संगत कोण हैं। और अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो जो दोनों रेखाएं होती हैं हमारी वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, परंतु ये संगत कोण है, परंतु ये संगत कोण है, इसलिए जो हमारी दोनों रेखाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। और अगर हमारी रेखाएं समांतर हो गई तो हमारे एकांतर अंतःकोणों का प्रतियुग्म क्या होता है? बराबर होता है। अतः प्रतियुग्म यहाँ से बराबर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रमेय पे। अगला प्रमेय आपका यहाँ लिखा हुआ है, इसे समझते हैं। प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि प्रूफ आपको करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम इसका बताएंगे। पढ़ के हम समझा देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यदि एक त्रिज्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे बच्चों कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यही चीज हमने अभी ऊपर आपको बताया है कि अगर युग्म बराबर हो तो हमारी जो दोनों रेखाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती हैं बच्चों? समांतर होती हैं। ठीक है, ये चीजें हो गया। देखिए इस प्रमेय को देखिए, यदि एक त्रिज्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो त्रिज्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक युग्म क्या होता है? संपूरक होता है। यदि दो समांतर रेखाएं एक त्रिज्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म, एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म हमारा क्या होता है बच्चों? संपूरक होता है। यानी कि जो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा प्रत्येक युग्म क्या हो जाएगा? 180 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, संपूरक होता है। प्रमेय 5, यदि एक त्रिज्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि त्रिज्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। जस्ट प्रमेय 4 का ये क्या है? विलोम है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको रिमेंबर करके चलना है। वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। वह रेखाएं जो एक ही रेखा के क्या हो? समांतर हो, दोनों आपस में क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं सारी रेखाएं। ठीक है, प्रमेय नंबर 7, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ये आपको पहले से भी पता है। इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पे कैसे होता है 180 अंश। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एक एंगल 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। कह रहा है 1 + 2 + 3 बराबर कितना होना चाहिए? 180 अंश। यही आपका प्रूव करना है। अच्छा, तो इस त्रिभुज को मान लीजिए ये त्रिभुज आपका क्या है? PQR है। ठीक है, इस QR के समांतर एक रेखा हम शीर्ष P, जो P शीर्ष है, जो P बिंदु है, इससे हम खींचेंगे। ये जो P शीर्ष है इससे हम इस QR के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। इसका नाम मान लीजिए XY। तो अब ये बताइए, ये आपकी एक सीधी रेखा है और ये मान लीजिए कोई एंगल 4 है और ये कोई एंगल 5 है। तो बताइए एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 तीनों मिलकर कितना हो जाएगा? 180 अंश। एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब ये बताइए कि ये XY इस QR के क्या है बच्चों? समांतर है। और ये जो रेखा है ये इसका क्या काम कर रहा है? एक त्रिज्यक रेखा का काम कर रहा है। तो त्रिज्यक रेखा में आपको पता है कि अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी एंगल 4 बराबर एंगल 2 के हो जाएगा। एंगल 4 बराबर एंगल 2 के हो जाएगा। और बच्चों एंगल 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा? एंगल 2 के हो जाएगा। और देखिए ये भी तो त्रिज्यक रेखा है, तो एंगल 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा? एंगल 3 के। एंगल 5 बराबर एंगल 3 के। अब एंगल 4 की जगह पे एंगल 2 रख सकते हैं, एंगल 5 की जगह पे एंगल 3 रख सकते हैं। यानी कि एंगल 2 + एंगल 1 + एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। उधर लिखा है 180 अंश हो जाएगा। इस प्रकार इसका आप प्रूफ
कर सकते हो, इसको प्रूफ आप भी करिएगा। अगला प्रमेय देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये कह रहा है कि आपका ये कोई त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है ABC, और इसके किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो ये जो बहिष्ठ कोण होता है बच्चों, ये आपका बहिष्ठ कोण, ये जो भी कोण है, ये कह रहा है दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बाकी जो दोनों अंतः कोण बचते हैं, इस अंतः कोण को छोड़ के इससे जो सटा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इसके योग के ये बहिष्ठ कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए, ये आप मान लीजिए ये आपका पहला कोण है, ये आपका दूसरा कोण है, और यहाँ आपका तीसरा कोण है, और ये आपका चौथा कोण है। आप सभी अभी ऊपर प्रूफ किए हैं कि 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 180 अंश आ जाएगा। इसे फर्स्ट मान लीजिए। और अब ये बताइए कि ये एक रेखा बना रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 3 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। एंगल 4 प्लस एंगल 3 को हम जोड़ेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश। इसे 2 मान लीजिए। अब देखिए 180 और 180 बराबर है, तो इधर वाला भी तो बराबर होगा, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा तो एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, यानी कि जो बहिष्ठ कोण है हमारा, वो इस दोनों एंगल को जोड़ने के बराबर होगा। इसी प्रकार से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक है इस चैप्टर का यहाँ से कंप्लीट होता है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1, जो पहला भी एक्सरसाइज होगा उसके साथ में मिलेंगे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सुस्त रहिए।